गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, एक बार मैं तिहाड़ जेल गया प्रवचन करने। ये तो बड़े कान खड़े हो गए कि महाराज भी जेल गए क्या। उदयपुर जेल में भी गया था, जहां जाता हूं हर जेल में जाता हूं। तिहाड़ जेल में मैं प्रवचन करने गया। दिल्ली में मेरा चातुर्मास था। प्रवचन के बाद मैंने देखा कि एक कैदी प्रवचन सुनने के बाद फूट फूट कर रो रहा है। एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और रोने लगा। मैंने जेलर साहब से कहा कि मैं उस आदमी से मिल सकता हूं। बोले अवश्य। मैंने कहा कि क्यों रो रहे हो? बोले मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरी सजा 20 दिन बाद पूर्ण हो रही है। तो मैंने कहा तुम्हें तो हंसना चाहिए, आनंद में आना चाहिए, झूमना चाहिए। तुम्हारे लिए तो मुक्ति का द्वार मिल रहा है। तुम जेल की दीवारों से बाहर जाओगे, सलाखों से बाहर जाओगे। तुम्हें तो आनंद से भर जाना चाहिए। उसने कहा महाराज, जेलर साहब से बोले कि मेरी सजा बढ़ा दी जाए, मैं जेल से बाहर नहीं जाना चाहता हूं। मैंने कहा अजीब कैदी हो तुम, अजीब इंसान हो तुम। सारे कैदी कहते हैं कि महाराज हमारी सजा माफ हो जाए, माफ नहीं तो हाफ हो जाए, और तुम कह रहे हो कि मेरी सजा बढ़ा दी जाए। बोले महाराज मैं इस जेल से बाहर नहीं जाना चाहता हूं। उनका जेल में ऐसा क्या सुख है तुमको? बोले सुख तो जेल में किसी को नहीं मिलता है। परिंदा कैद में होता है तो उसकी मानसिक बहुत बड़ी पीड़ा होती है। ध्यान रखना, जेल में पुलिस वाले भी होते हैं और जेल में अपराधी भी होते हैं, लेकिन अपराधी को धक्के मार के जेल के अंदर लाया जाता है और पुलिस अपने स्वाभिमान से जेल के अंदर जाया करती है। ध्यान रखना। और एक बात याद रखना, अपराधी तो फिर भी मुक्त हो जाता है, पुलिस तो रिटायरमेंट तक कभी जेल से मुक्त नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना। लेकिन दोनों की मानसिकता में थोड़ा सा अंतर होता है, मेंटलिटी में थोड़ा अंतर होता है। एक जेल के लिए, एक के लिए जेल वरदान होती है तो एक के लिए जेल अभिशाप। तो अपराधी के लिए अभिशाप है, पुलिस के लिए वरदान हुआ करती है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, अभी यहाँ पर पूरा प्रशासन लगा हुआ है ना। एक जवान मेरे पास आए पुलिस के, बोले महाराज जब से आप आए हो हमारा रूटीन ही बदल गया। मैंने कहा मतलब क्या? बोले कि 8 बजे सो के उठते थे, अब आपके साथ प्रवचन में चलना पड़ता है तो हम लोग 6 बजे सो करके उठ जाते हैं, हमारी जीवनचर्या बदल गई। हमने कहा कि जवान भाई अभी तक तुम चोरों के पीछे भागते थे, अब संतों के पीछे भाग रहे हो। ध्यान रखना है, अपराधियों के पीछे भागना अलग चीज है और संतों के पीछे भागना अलग चीज हुआ करती है, अलग आनंद हुआ करता है। उस कैदी से मैंने पूछा कि तू बाहर क्यों नहीं जाना चाहता है? बोले महाराज मैं
आपके हाथ जोड़ता हूं, पैर पड़ता हूं, मुझे जेल से मुक्त मत कराओ। मैं चाहता हूं मैं इसी जेल में मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, इसी जेल में जीवन का अंत कर दूं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। मैंने कहा वजह क्या है? मैंने कहा पहले एक बात बता, तू जेल के अंदर आया क्यों? ऐसा तूने क्या किया था जो तुझे अपराधी बना दिया? ऐसा क्या हो गया जो कैदी बन करके जी रहा है? ऐ मुक्त गगन के पंछी क्यों पिंजड़े में बंद जी रहा है? पिंजड़े के भीतर क्यों है? उसने कहा महाराज मुझसे अपराध हो गया, मुझसे गलती हो गई और उस अपराध की सजा मैं आज तक भुगत रहा हूं। कभी कभी ऐसा होता है कुछ अपराध की सजा तो माफ हो जाती है, कुछ अपराध इस तरह से आत्मा में प्रवेश कर जाया करते हैं, उनकी सजा कभी माफ नहीं हुआ करती है। एक बात याद रखना कि पल भर की सदियों का ध्यान रखना, एक बात जीवन में याद रखना, पल भर की खता सदियों की सजा बन जाया करती है। ध्यान रखना, एक छोटी सी भूल जिंदगी को बर्बाद कर देती है। मैंने उससे पूछा कि बता तूने कौन सी भूल की है? बोले महाराज मैंने एक भूल की कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, मेरा एक परिवार था, मेरे 2 बच्चे हैं, पत्नी से बहुत प्यार करता था, सबसे ज्यादा मैं पत्नी को चाहता था, लेकिन गलत संगति में पड़ गया, लोगों के उठने बैठने में पड़ गया, ऐसे लोगों के साथ मेरा उठना बैठना हो गया, ऐसे लोगों के साथ मेरी नौकरी घिर गई कि जहां मुझे शराब पीना पड़ी। महाराज लोगों ने मुझे शराब पीना सिखा दिया, लोगों ने मुझे बोतल पकड़ना सिखा दिया। पत्नी ने कहा कि मैं तेरे साथ गरीबी की जिंदगी गुजार सकती हूं, लेकिन शराबी के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती हूं। ध्यान रखना। पत्नी ने कहा कि देख तू भी हरकतें बदल ले। उसने 50 बार समझाया, मुझे समझ नहीं आया। नशे में ऐसा धुत हो गया, ऐसा धुत हो गया, ऐसा धुत हो गया। पत्नी समझाती तो दुश्मन नजर आती, रोज घर में लड़ाइयां होने लगी, रोज घर में झगड़े होने लगे। एक वक्त वह था कि पत्नी रोज शाम को मेरा इंतजार करती थी, और अब एक वक्त वो है कि जब मैं घर जाता था मेरी पत्नी मुंह बिगाड़ लिया करती थी। ध्यान रखना है, वो प्यार खत्म हो गया। एक शराब में, एक नशे ने मेरी जिंदगी के सारे सुख चैन छीन लिए। महाराज मेरे बच्चे मेरे पास बैठना पसंद नहीं करने लगे। मेरी पत्नी ने लाख समझाया, रोज झगड़े होते, रोज झगड़े होते। हमारे घर में कलह प्रवेश कर गई, सुख शांति भरा हमारा घर एक नरक में तब्दील हो गया। महाराज मैं बहुत दुखी हुआ, मैं शराब पीने लगा, शराब में ऐसा मदन मस्त हो गया। मेरी पत्नी ने कहा कि ध्यान रखना, मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी, तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारूंगी, मैं भीख मांग करके जीवन गुजार लूंगी, लेकिन किसी शराबी के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारूंगी। महाराज एक दिन क्या हुआ, पत्नी में ज्यादा झगड़ा हो गया, इतना झगड़ा बढ़ा, इतना झगड़ा बढ़ा, इतना झगड़ा बना। मुझे गुस्सा आया, मेरी पत्नी ने अटैची उठाई, कपड़े रखे और बच्चे को लेकर के चली गई। आज के बाद कभी मैं तुम्हारे घर में वापस नहीं आऊंगी, अब तुम रहो और अपने दोस्तों के साथ जिंदगी गुजारो। वक्त बीता, एक दिन क्या हुआ महाराज, पत्नी सुबह सुबह चली गई। चली जाने के बाद मैंने अपने दोस्तों को फोन किया कि जो जीवन की रुकावट थी वो आज सदा के लिए चली गई, आओ घर में पार्टी करते हैं। मेरे 4-5 दोस्त आए, बोतल खुली, शराब पी, जश्न मना। थोड़ी देर बाद में क्या देखता हूं, मेरे हाथ में शराब का प्याला है, पीते गया, घूंट दर घूंट पीते गया। पीते पीते थोड़ी देर बाद हम दोस्त ठहाके लगा रहे थे, आनंद मना रहे थे, मौज मस्ती में लीन थे। इतने में दरवाजे में दस्तक आई, दरवाजा खटखटाया गया। मैंने कहा कौन है दरवाजे पर? जाकर के देखा तो मेरी पत्नी दोनों बच्चों के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने कहा तू तो मुझे छोड़कर चली गई थी, वापिस क्यों लौट करके आई? निकल जा मेरे घर से, तुझे रहने की यहां कोई जरूरत नहीं है। पत्नी ने कहा मैं गई नहीं थी, मैं यही देख रही थी, मेरे जाने के बाद तुम मेरे घर को कैसा नरक बनाते हो, मेरे मंदिर जैसे परिवार को कैसा तुम नरक में बदल देते हो, कैसा वातावरण करते हो। मैंने देख लिया तुम जिंदगी में सुधरने वाले नहीं हो। मैं लौट करके इसलिए आई कि देखूं तो मेरे घर की बर्बादी कैसे। जिस घर को मैंने अरमानों से सजाया, जिस घर के लिए मैंने अपने प्राण समर्पित किए, आदमी अपने घर से बहुत प्यार करता है। ध्यान रखना है, इस घर में बाग बगीचे लगाए, उस घर को जहां गुलाब खिला करते थे वहां शराब के प्याले खुल रहे हैं। पत्नी को गुस्सा आया, उसने कहा दफा हो जाओ इस घर से, ये घर मेरा है। ध्यान रखना,
इस घर को मैंने सजाया है, संवारा है, इस घर को सहेज करके रखा है। निकल जाओ मेरे घर से। सारे दोस्तों को मैंने भगाया, सारे दोस्त मुंह लटका कर मेरे भाग गए। महाराज शराब के नशे में मैं ऐसा चूर था, मैंने कहा तूने मेरे दोस्तों की बेइज्जती की, मैंने घर की लक्ष्मी को नहीं देखा, मेरे दोस्तों का अपमान मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। महाराज मेरा पत्नी में झगड़ा बढ़ गया, इतना झगड़ा बढ़ा, इतना झगड़ा बढ़ा, गुस्से में कुछ नहीं दिखा मुझे। एक लोहे की राड रखी थी, आओ देखा ना ताओ, मैंने पत्नी के सिर पर वार किया, पत्नी चक्कर खा के गिरती है, वहीं बेहोश होती है। और 5 मिनट बाद में देखता हूं मेरी पत्नी दुनिया से विदा हो गई, उस संसार में मौजूद नहीं। मैं उसका हत्यारा बन गया महाराज। मैंने उसके प्राण ले लिए, एक शराब के कारण, एक नशे के कारण मैंने अपने घर को शमशान में तब्दील कर दिया। थोड़ी देर बाद मेरे बच्चे लिपट के रो रहे हैं मेरी पत्नी से, खून की धार बह रही है। पुलिस आती है और मुझे अरेस्ट करके ले जाती है। ध्यान रख महाराज, आज 14 साल पूर्ण हो गए, मुझे हत्या का केस लगा, और अभी मुझे खबर मिली है कि 20 दिन बाद तुम्हें जेल से रिहा किए जाओगे। तो मैंने कहा वापिस क्यों नहीं जाते हो, तुम्हारे बच्चे तो बहुत बड़े हो गए होंगे। बोले हाँ महाराज, 14 साल बाद बेटी 24 साल की हो गई, मेरा बेटा 18 साल का हो गया। तो मैंने कहा फिर घर क्यों नहीं जाते हो। बोले नहीं जाऊंगा महाराज मैं घर। मैंने कहा इतने दिन हो गए तुम्हारे बच्चे मिलने आए। बोले नहीं, मैंने कई बार खबर भेजी कि तुम्हारा पिता तुमसे क्षमा मांगना चाहता है, तुम आ जाओ। हमारे बच्चों ने कहा जब हमने पूरा बचपना जवानी में तब्दील कर दिया, जब हम अपने पैर पर खड़े हो गए, हम में से बाप का मुंह देखना नहीं चाहते हैं, हम में से बाप को बाप कहना नहीं चाहते हैं। जिसने मेरी माँ की हत्या की हो, ऐसे बाप से हम नफरत करते हैं, हम ऐसे बाप को बाप का दर्जा नहीं देंगे। 14 साल क्या, हम इस जन्म में तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे पलट करके। कोई जरूरत नहीं हमें औलाद कहने की, हम बिना बाप का जीवन गुजार देंगे, लेकिन हमें ऐसे हत्यारे और शराबी बाप की जरूरत नहीं है। महाराज अब बताओ मैं किसके लिए घर लौट कर वापिस जाऊं। मेरा घर बिक गया, बच्चे मुझसे नफरत करते हैं। 14 साल से निगाहें तकती रही कि मेरे बच्चे आएंगे, मेरे बच्चे आएंगे। एक बच्चा नहीं आया मेरे पास। मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे मुंह फेर लिया। अब बताओ महाराज मैं इस जेल से निकल के कहां जाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु इसी जेल में होना चाहिए। बच्चे कहते हैं ऐसे कुलघाती बाप को हम बाप का दर्जा नहीं दे सकते हैं। ध्यान रखिए, कभी हमसे नजरें मिलाने की कोशिश ना करना। महाराज जेलर साहब से कह के मेरी सजा बढ़ा दी जाए। ध्यान रखना, पल भर की खता सदियों को सजा मिलती है। थोड़ी सी भूल, थोड़ा सा आवेश, थोड़ा सा असंयम भाव, थोड़ी सी आपराधिक प्रवृत्ति पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया करती है। मान्यवर आपसे निवेदन कर रहा हूं, बहुत बड़ी चिंता है आज समाज में। बड़ी तेजी से युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। ध्यान रखना, मैं अहमदाबाद था, मेरा ट्रीटमेंट होता था, थेरेपी होती थी। 3 किलोमीटर जो जाता था, एक कॉलेज पढ़ता था, स्कूल पढ़ता था, कोचिंग पढ़ती थी। रास्ते में बेटियां सिगरेट पी रही हैं, रास्ते में धुएं के छल्ले बनाकर उड़ा रही हैं, चौराहे पर खड़े होकर के शराब के प्याले पी रही हैं लड़कियां। लड़के तो छोड़ो, बेटियों को हमने देखा शराब पीते। मुंबई में एक परिवार मैंने देखा, बाप भी शराब पी रहा, बेटी भी शराब पी रही है, लड़का भी शराब पी रहा है, उसके घर में बियर बार बना हुआ है। ध्यान रखना, दुर्भाग्य इस समाज का। मान्यवर मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूं, नशा का राक्षस अपने पैर फैला रहा है। छोटी उम्र में बच्चे जवान हो रहे हैं। गुजरात में शराब में पाबंदी है, लेकिन देखता हूं कि बॉर्डर पे जैसे ही आते हैं ना, महाराष्ट्र में, दमन में जब लोग जाते हैं, खुलेआम शराब बिका करती है। ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे निवेदन है
समझ नहीं आता है। एक तरफ तो सरकार नियम बनाती है कि कोई शराबी यदि रास्ते में शराब पीकर बहकता हुआ दिखे, उसे उठाकर जेल में बंद कर दो, थाने में डाल दो। कैसी राजनीति है? एक तरफ तो शराबी के लिए थाने में बंद किया जाता है, जेल में डाला जाता है, और दूसरी तरफ ये अंधी सरकार शराब के धड़ल्ले से लाइसेंस भी दिया करती है। ध्यान रखना, शराब के लाइसेंस बढ़ रहे, शराब की दुकानें खुल रही हैं, बड़े अफसोस की बात है। ध्यान रखिए, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़, यहां से मैं जाता हूं 2-3 दुकानें पड़ती हैं। ध्यान रखना मान्यवर, आपसे निवेदन है, सब्जी फल की दुकान ढूंढने में घंटों लग जाते हैं, और शराब की दुकान कदम कदम पर मिल जाया करती है। ध्यान रखिए, कहां ले जाएंगे हम देश को, कहां ले जाएंगे संस्कृति और सभ्यता को, कहां ले जाएंगे इस देश को? मेरे भाई, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये अमन चैन के साथ खिलवाड़ है। ये भारत के युवाओं की ताकत को खोखला किया जा रहा है। कहा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा जवान है, लेकिन युवा पीढ़ी यदि शराब जैसे नशों के गिरफ्त में आएगी तो एक बात याद रखना, हमें अमेरिका से तोप तमंचे तो मिल जाएंगे, लेकिन उनको चलाने वाले हाथ हमारे पास नहीं होंगे। लड़खड़ाता युवा क्या भारत का भविष्य होगा? शराब पीता हुआ युवा, नशे में धुत युवा, चरस अफीम लेता हुआ युवा क्या भारत को सुदृढ़ बनाने में सार्थक होगा? क्या वो समाज का निर्माण कर सकेगा? क्या वो परिवार की रक्षा कर सकेगा? अरे खुद के शरीर की रक्षा नहीं कर पाता, शराब पीने के बाद परिवार को क्या सहायता करेगा? क्या समाज का नाम रोशन करेगा? मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है, दोहरी राजनीति है। एक तरफ लाइसेंस है और एक तरफ शराब पीना अपराध है। अब एक बात बताओ, सरकार ऐसे लाइसेंस देगी, दुकानें खुलवाएगी, शराब के ठेके देगी, तो पीने वाले क्या करेंगे? पीने वाले क्या करेंगे? लेके शराब उसे नाली में फेंकेंगे या मुंह में डालेंगे? ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, काहे के लिए खरीदेंगे लोग? सुविधाएं सरकार देती है, एक बहुत बड़ा इनकम होती है, आय होती है सरकार को शराब से। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके